गुड मॉर्निंग। आप तो ये मानते हो ना, आप ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़े हो। चलिए, 6 क्वेश्चन है। अगर बहुत अच्छे से पढ़े हो तो 6 के 6 सही करके दिखाओ। और जो क्वेश्चन पूछने चल रहे हैं ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। अगर आप सही कर रहे हो और आप अगर 6 सही कर रहे हो तो समझ लिया जाएगा कि आपको बहुत बेहतर तरीके से ज्योग्राफी आती है। चलिए, ईमानदारी से हल करके बताइए। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है, मतलब कि सुबह के 6 बज रहे हैं। जबकि ग्रीनविच मीन टाइम पर जीएमटी पर 3 प्रातः है, मतलब कि सुबह के 3 बज रहे हैं। तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? मतलब कि जहाँ 6 बजा है वहाँ की देशांतर रेखा क्या होगी? ऑप्शन है 45 अंश पश्चिम, 45 अंश पूर्व, 120 अंश पूर्व, 120 अंश पश्चिम। चलिए, सोच लिए होंगे। हम बताते हैं आपको आंसर, और आप आंसर मैच करिए, बताइए क्या सही हुआ। यहाँ पर आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन बी सही होगा। अब कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। आप अगर अक्षांश देशांतर पढ़े होंगे तो उसमें देशांतर जो होता है वो समय निर्धारित करता है। जैसे मान लो ये ग्लोब है, ग्लोब पर इधर से इधर जो खींची जाती है अक्षांश रेखाएं होती हैं, और ये जलवायु बताती हैं कि कहाँ पर कितनी गर्मी हुई, कितनी ठंडी हुई। क्योंकि यहाँ से ये कर्क रेखा गई, यहाँ से मकर रेखा गई, सूर्य इन्हीं के बीच में घूमता रहता है, ऐसे जानते हो आप। तो ये बताती हैं जलवायु के बारे में। लेकिन इसी पृथ्वी पर अगर ऊपर से नीचे जो खींचा जाता है ये 0 अंश देशांतर, 1 अंश, 2 अंश, ऐसे टोटल 180 अंश इधर, ऐसे टोटल 180 अंश इधर। तो ये जो ग्रीनविच समय दिया था, ये जो दिया है ना यहाँ पर किसी स्थान पे ग्रीनविच, ग्रीनविच यहाँ 0 अंश को कहते हैं। और 1 अंश से एक एक घंटे का जो अंतराल दिखाता है ये 15, आपको अच्छा देशांतर में पढ़ाया गया होगा कि 15 अंश बराबर 1 घंटा होता है। 15 अंश बराबर 1 घंटा होता है। मतलब कि अगर 1 घंटे का डिफरेंस है तो वहाँ 15 अंश का डिफरेंस होगा। और सूर्य इधर से, ये तो जानते हो आप ना कि इस ग्लोब पर जापान यहाँ मिलेगा आपको। तो सूर्य इधर से अगर निकल रहा है सबसे पहले यहाँ पर सूर्य की रोशनी आएगी, सबसे पहले जापान में सूर्य में, सूर्य सबसे पहले जापान में आएगा। इसलिए जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, आप तो जानते होंगे। तो इसका मतलब जापान इधर है। और ग्रीनविच अगर 0 अंश यहाँ है तो इधर से इधर पूर्व ही तो पड़ेगा। और 1 घंटे के डिफरेंस में 15 अंश आता है। तो यहाँ से देखो कितने घंटे का डिफरेंस है, 3 अंश, 3 घंटे का डिफरेंस है। इसका मतलब 45 अंश आएगा। और किस दिशा में आएगा? पूर्व दिशा में आएगा। तो यहाँ पर 45 अंश पूर्व, यही तो ऑप्शन बी सही था, 45 अंश पूर्व। और इसको तो मैं डिटेल में आपको पढ़ाया भी गया होगा, तो आशा करते हैं ये सही हुआ होगा। ऑप्शन बी सही है। नहीं समझ में होगा तो बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है भूमध्य रेखा। अभी बताए थे आप कर्क मकर भूमध्य, तो कह रहा है भूमध्य रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? कैमरून से, कोस्टारिका से, केन्या से, वेनेजुएला से। विश्व का मैप मत देखिएगा, ईमानदारी से बताइए। देखने के बाद, हल करने के बाद में देख लीजिएगा। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। अगर आप जब ग्लोब पर देखेंगे, ग्लोब पर देखेंगे तो ये जो 0 अंश रेखा है इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। इसके ऊपर यहाँ कर्क रेखा होती है, यहाँ मकर रेखा, ये तो जानते हो आप। तो ये जो 0 अंश रेखा है इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य मतलब जो पृथ्वी के मध्य से जाए। तो भूमध्य रेखा कहाँ से गई है? केन्या से होकर गई है। ध्यान दीजिएगा, ब्राज़ील से भी गई है, याद रखना इसको। तो ये केन्या से गई है, इंडोनेशिया से भी गई है, कई देशों से गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये क्वेश्चन देखिए, दमदार क्वेश्चन है, सही करिए इसको। विषुवत या इक्विनॉक्स, वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं वो समय कौन सा है? मतलब कि पूछ जा रहा है कि कब दिन और रात बराबर होते हैं। पहला ऑप्शन है 21 मार्च 23 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 22 फरवरी 23 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 15 अक्टूबर 25 अप्रैल, चौथा ऑप्शन है 22 जुलाई 22 दिसंबर। चलिए इनसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सही कर लिए होंगे आप, सरल था। ऑप्शन ए सही है। 21 मार्च और 23 सितंबर को हमने बताया था। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है। जब वो भूमध्य रेखा के ऊपर चमकेगा, बीचों बीच चमकेगा, तो जितनी रोशनी इधर जाएगी उतनी रोशनी इधर जाएगी। तो सिंपल सी बात है, दिन और रात बराबर होंगे। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है कर्क रेखा में। और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है कहाँ पर? मकर रेखा पर, इस रेखा पर। जनरली ये तो आपको पूरा फैक्ट ही बताया गया था चित्र के साथ, तो ये नहीं गलत हुआ होगा। ऑप्शन ए सही है। चलते नेक्स्ट पर। अब बताइए, एक क्वेश्चन और है, वैसे ही दमदार क्वेश्चन है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में बात कर रहा है। 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 21 जून, 22 जून। चलिए इसे बताते हैं आपको।
सही किए होंगे आशा करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, 22 दिसंबर। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध, निचले वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। और भारत और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, ये तो जानते हो आप। अब होता क्या है कि जब 22 दिसंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पे चमकता है, सॉरी मकर रेखा पे चमकता है, तो जानते हो ना 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे चमकता है। जब मकर रेखा पे चमकेगा तो इधर क्या होगा, प्रकाश कम आएगा। इधर प्रकाश कम आएगा तो इधर रातें बड़ी होने लगेंगी और दिन छोटा होने लगेगा। तो जिस दिन वो यहाँ पर एकदम लंबवत होगा, जस्ट ऊपर होगा, उस दिन यहाँ रातें सबसे छोटी होंगी। तो ऐसा दिन कब आता है, 22 दिसंबर को। ये सब चीज़ें आपको समझाई गई थी बहुत अच्छे से, आशा करते हैं गलत नहीं किए होंगे। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मोनोलोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर है ये? अलास्का का है, हवाई का है, इटली का है, जापान का है? बताएं, बहुत सरल क्वेश्चन है। चलिए इसे बताते हैं आपको। मोनोलोआ हवाई जो ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का है। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में एक द्वीप है जिस पर अमेरिका का कब्जा है। तो ये मोनोलोआ वहीं का है, ध्यान रखिएगा। और वहाँ पर एक पर्वत है जो कि पानी के अंदर 4 किलोमीटर है, पानी के बाहर भी लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। टोटल एवरेस्ट से भी बड़ा है। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट पर और लास्ट क्वेश्चन पर आज के। क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन है आज का, सही होना चाहिए। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू, वेसुवियस? चलिए आपको ऐसे बताते हैं, इन चारों में सबसे जो सक्रिय है वो है माउंट किलायू। ये किलायू ज्वालामुखी सर्वाधिक सक्रिय है और इसमें हमेशा उद्गार होता रहता है। कोटोपैक्सी आपको मिलेगा इक्वाडोर में, फ्यूजियामा आपको जापान में मिलेगा, वेसुवियस आपको मिलेगा इटली में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने सभी सही किया है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी। माना जाएगा कि आपने अच्छे से तैयार रखा है विश्व भूगोल को। कितना हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।